तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और नई मूवी आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एक तरह से रिलीज होने वाली है। इंडिया में ये जो मूवी है ये एक तरह से इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ ओपनहाइमर्स मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंदाजे से लगाया जा रहा है इंडिया के अंदर अब तक इसके जितने भी टिकट है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। कुछ ही जगहों पर कुछ टिकट बाकी है, वो भी लगभग एक तरह से 24 घंटे के भीतर पूरे के पूरे खत्म होने वाले हैं। और कई लोकेशनों पे इसका जो टिकट है 2,500 के अंदर बिका है। ये आप न्यूज़ चैनलों पर ऐसी न्यूज़ देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप कौन से सिनेमा हॉल में और आपके वहाँ लोकल आप इसे देख पाओगे, किस किस लैंग्वेजों में ये अवेलेबल होने वाली है, सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तड़का मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के। इस वीडियो के अंदर हम इसका रिव्यू करेंगे, एक्सप्लेन, फैक्ट, डिटेल, अपडेट, सारी कुछ डिटेल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी मूवी के बारे में एक तरह से जानने वाले हैं जिस मूवी का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, ओपनहाइमर मूवी के बारे में। इसका क्रेज़ इंडिया के साथ साथ पूरी जितनी भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। इस मूवी के बारे में जानते हैं। 2023 की महाकाव्य जीवन थ्रिलर फिल्म है जो क्रिस्टोफर नोल्स द्वारा लिखी है और निर्देशित की है, और माई ब्लड और मार्टिन जे सॉर्विन की 2005 की जीवनी अमेरिकन प्रवचन पर आधारित है। ये फिल्म एक सौंदात्मक भौतिक विज्ञान जे रॉबर्ट ऑमरियन के जीवन का वर्णन करती है, जो कि मुख्य रूप से एक तरह से मैनहुट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अपने एक परमाणु बम को एक तरह से करता है स्टार्ट। तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे साथ आगे एक तरह से बढ़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस मूवी के कैरेक्टरों के बारे में और सारे कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ एक और मूवी आई है, बारबिया। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में देखने को मिली थी। तो इस मूवी की भी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आज इस मूवी के बारे में बात करा है जिसका एक तरह से टाइटल मैंने आपको बताया, एक तरह से ओपनहाइमर। जी हाँ दोस्तों, ये इसके बारे में बात की जाए तो 2025 के जीवन अमेरिकन एथलीट पर आधारित ये फिल्म शोधित भौतिक प्रोथेन पर आधारित है। यह फिल्म एक सौंदात्मक भौतिक विज्ञान जैन रॉबर्ट होमरेन के जीवन का वर्णन करती हैं। साथ ही साथ परमाणु हथियार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस तरह शुरुआत करते हैं परमाणु युग सिल्वनमैन में मुख्य किरदार निभाते हुए। साथ ही साथ दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु बम आयोग के वरिष्ठ सदस्य लुइस स्टोन्स की भूमिका निभाई। सहायक कलाकारों और अन्य सदस्यों में फ्लोरेंस लगू और जॉनसन हॉटनेट और कीशन एनफन और रामी मैलिक और केन ब्रथ भी शामिल थे। इस मूवी का डायरेक्शन क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। साथ ही साथ इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी इन्होंने की है। साथ ही साथ ये आधारित है अमेरिकन प्रौद्योगिकी से द्वारा एक जैसे मोर्टियन जे फिक्शन पर। साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन किया है एम्पा थॉम्सन ने और चार्ल्स रोवन, साथ ही साथ क्रिस्टोफर नोलन से। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं, सिलियन मैर्फी, एमिली ब्लंट और बेटल डेमन, साथ ही साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फ्लोरेंस लगू और जॉनसन हॉटनेट और कीसी एम्प्लेक्स और रामी मालिक, साथ ही साथ कीथन ब्रूजन। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी इसमें की है हॉन्टेन वेन हैरटेम ने। साथ ही साथ इसकी एडिटिंग जेनिफर लेमन्स ने की है और लुडविग गोन्सन द्वारा इसने म्यूजिक दिया गया है। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो स्कोपी इंग एंटरटेनमेंट। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है यूनिवर्स पिक्चर्स ने। साथ ही साथ ही आपको 11 जुलाई 2030 को ले ग्रेटर एक्स थिएटर के अंदर देखने को मिली थी। इसी के बाद ये आपको 21 जुलाई 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम में पूरी तरीके से रिलीज़ की जा रही हैं। साथ ही ये आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिलने वाली हैं। मूवी का बजट 100 मिलियन है, जो कि आराम से ये मूवी पार करने वाली है। साथ ही साथ यूनिवर्स पिक्चर्स द्वारा
एक तरह से स्क्रिप्ट के लिए एक तरह से बोली युद्ध जीतने के बाद सितंबर 2021 में फिल्म का खुलासा किया गया और मार्फी ने अक्टूबर में ओपनहाइमर को चित्रित करने के लिए हस्ताक्षर किया और जिसमें अन्य मुख्य कलाकार नवंबर 2021 में और अप्रैल 2022 के बीच में शामिल हुए। जनवरी 2022 तक के प्री प्रोडक्शन चल रहा था। फरवरी और मई के बीच फिल्मांकन हुआ और ओपनहाइमर को IMAX 65 मिमी और 65 मिमी बड़े एक जैसे प्रारूप वाली फिल्मों के संयोजन से फिल्माया गया है, जिसमें पहला IMAX ब्लैक एंड वाइट और इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफी का अनुभव शामिल है। साथ ही अपने पिछले कार्यक्रम के तहत नॉर्गल के व्यापारिक एक तरह से व्यवहारिक प्रभाव को न्यूनतम कंप्यूटर जेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ओपनहाइमर का प्रीमियम 11 जुलाई 2030 को पेरिस के ले ग्रेट रेस में हुआ। यूनिवर्स पिक्चर द्वारा 21 जुलाई 2030 को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से इसे रिलीज होने वाली है। मेमोर 2000 के बाद ये नॉवेल्स की पहली फिल्म है जिसने वन्नस ब्रदर पिक्चर द्वारा घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरण नहीं किया गया था। साथ ही साथ इन्पुशन 2002 के बाद रेटिंग प्राप्त करने वाली उनकी प्रथम फिल्म है। नॉवेल्स ने निर्देशक इसके कलाकारों के प्रदर्शन और इसकी राइटिंग और सिनेमेटोग्राफी की प्रशंसाओं के साथ फिल्म को आलोचनाएं प्रशंसाएं मिली है। साथ ही साथ जे रॉबन ओपनहाइमर के रूप में लियन मार्फी आपको देखने को मिलने वाले हैं और कैथरीन कीटो ओपनहाइमर के रूप में। साथ ही साथ इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 25 से 2005 में कई बोर्ड और मार्थिन जे रोशन द्वारा लिखी जीवित अमेरिकन प्रोथियन के प्रकाश के बाद निर्देशक सैम मेडन्स की रुचि इसी पुस्तक को एक फिल्म रूपांतरण करने में हुई। हालांकि परियोजना अभी साकार नहीं हुई और लेकिन पुस्तक के फिल्म के रूप में विकसित होने की संभावनाओं के बारे में निराशवादी हो गए। 2015 तक वे डेविन फोर्गन जिनके पास पुस्तक के फिल्म अधिकार थे और फिल्म रूपांतरण के इरादे से विभिन्न स्क्रिप्ट पर काम कर चुके थे। फोर्गन बाद में हॉलीवुड चले गए और जेम्स वॉर्डन से मिले, जहां पर चार्ल्स नॉर्जन के साथ भी बैठक की, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन को विभिन्न फिल्मों में निर्माता के रूप में काम किया। 2019 तक टेनिस निर्माण के रूप में समापन की गई और एक जैसे अभिनेता रॉबर्ट पैटिन ने नॉलेस को सोमहाइमर के भाषणों वाली एक किताब उपहार कर दी। उन्होंने महसूस किया था कि टेनी का मुख्य विचार था कि क्यों यदि आप इन भयानक तकनीक का आविष्कार नहीं कर सकते थे तो क्या होता। साथ ही साथ इसी के साथ ऐतिहासिक वास्तविकता की खोज करने के लिए विचार को आकर्षित हुआ। दिसंबर 2020 में वन्नस ब्रदर पिक्चर्स ने फिल्म उद्योग का कोविड-19 महामारी के कारण प्रभाव का हवाला देते हुए अपनी 2021 की फिल्म सिनेमाघरों से HBO Max पर एक साथ रिलीज करने की योजना घोषित की और क्रिस्टोफर नोलन जिन्होंने मिशन 2 एक तरह से इंसोनियस 2002 से शुरू होने वाली अपनी हर फिल्म में स्टूडियोज के साथ साझेदारी की थी, इस फिल्म से नाराज थे क्योंकि वह फिल्म को थिएटर में एक तरह से रिलीज़ करना चाहते थे और जनवरी 2021 में मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे संभावित और उल्लेखित किया गया और नोवंस की अगली फिल्म वन्नस ब्रदर पिक्चर द्वारा वितरित नहीं की जाने वाली फिल्म हो सकती है। साथ ही साथ 2021 के मध्य तक वह एक तरह से पहली और वन्नस ब्रदर जिसने छोड़ चुके थे और उनके साथ बैठक कर रहे थे। फिल्म बनाने के लिए अन्य स्टूडियोज नोल्स ने पहले वंडर वुमन से 1994-2000 को एक साथ रिलीज करने के लिए स्टूडियोज के फैसलों का समर्थन किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें लगता है कि इस स्थिति को ठीक से संभाला गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी फिल्म टेनेट 2020 की स्थायी रिलीजिंग से संबंधित किसी भी चर्चा से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों वन्नस ब्रदर जिस प्रकार से इस मूवी को छोड़ चुके थे और इसी कारण से वन्नस ब्रदर्स की जो पिक्चर है बारबिया और इसकी टक्कर में ओपनहाइमर दोनों टक्कर में उतरी है और ओपनहाइमर का प्रमोशन बहुत ही तगड़ा किया जा रहा है। सितंबर 2021 में डेट नाइट हॉलीवुड ने बताया कि नोल्स द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के निर्माता जैन रोबन ओपनहाइमर के बारे में एक जीवित फिल्म सेट लिखे गया और निर्देशन करेगा, जिसमें सिलियन मार्फी के साथ और भी अभिनय करते हुए अभिनेता देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बाद में
उसी वर्ष अमेरिकन प्रोथियन भी पढ़ा और पुस्तक के आधार पर पटकथा लिखने का निर्माण किया था। और साथ ही साथ इसी के साथ नोल्स ने इसी परियोजनाओं के लिए कई स्टूडियो से संपर्क किया, जिनमें सोनी पिक्चर्स, यूनिवर्स पिक्चर, पैरामाउंट पिक्चर और एप्पल स्टूडियो शामिल था। वंश ब्रदर्स के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों के कारण अंदर सूत्रों के अनुसार CIO चेयरमैन जीएन घोषण की जगह ब्रायन रोबन को नियुक्त किए जाने के बाद पैरामाउंट जल्दी ही चैन से बाहर हो गया, जो कि स्ट्रीमिंग सेवा रिलीजिंग को बढ़ावे में समर्थन था। नोल्स की NBC यूनिवर्सल स्टूडियो समूह के अध्यक्ष और मुख्य सामग्री अधिकारी डोनाल्ड लेगन से संबंध थे और वह फिल्म उद्योग पर नोवेल्स के रूप से सहमत थे। इसी प्रकार यूनिवर्स ने फिल्म की वित्तोधन करने को वितरित करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसका उत्पादन 2002 की पहली तिमाही में शुरू होने वाला था। वह नोवेल्स की शर्तों पर भी सहमत हुए, जिसमें $100 मिलियन का उत्पादन बजट था, एक समान वर्णीय बजट 20 से 120 दिन तक वह विशेष नाटकीय घटकीय एक तरह से खिलाड़ी फिल्म के लिए अपने डॉलर की कमाई 20% और पहले 3 सप्ताह की अवधि शामिल थी। फिल्म की रिलीजिंग के लिए बाद में यूनिवर्स एक और नई फिल्म रिलीज नहीं की सकती। साथ ही साथ ओपनहाइमर स्क्रिप्ट नोवेल द्वारा प्रथम पुरुष में लिखी गई एक स्क्रिप्ट है, क्योंकि वह चाहते थे कि कहानी को ओपनहाइमर के दृष्टिकोण से व्यक्त किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने जानबूझकर रंगीन और काले और सफ़ेद दृश्य के बीच काल्पनिक रूप से चयन किया, ये समझाते हुए कि वह चाहते थे कि फिल्मों के उद्देश्य और व्यक्तिप्रत दोनों दृष्टिकोण से व्यक्त किए गए हैं और रंग और काले और सफ़ेद और दर्द पर एक तरह से वितरण से बताते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म का अधिकांश हिस्सा ओपनहाइमर से व्यक्तिप्रत अनुभव की रंगीन समरेखा होगी, जबकि एक अलग चित्रण के दृष्टिकोण से उनकी कहानी का अधिक उद्देश्यपूर्ण दृश्य वाले और सफ़ेद समरेखा में मौजूद होगा। फिल्म को यथासंबंध व्यक्तिप्रत बनाने की इच्छा रखते हुए प्रोडक्शन टीम ने क्वांटम एक जैसे दुनिया और ऊर्जा की तरंगों के बारे में ओपनहाइमर की अवधारणाओं को कल्पना करने का निर्णय किया। उन्होंने क्वांटम क्षेत्र और ऊर्जा कंपनी और ओपनहाइमर की अपनी निजी यात्रा को जोड़ने वाले आगे धागों को खोजने की कोशिश से शुरू की थी। अपने जीवन में कठिनाइयों को चित्रित करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ इसी प्रकार नोएल जीन टेक्नोस के साथ अपने संबंध को खुलकर चित्रित करना चाहते थे। वह अपने जीवन पर टेक्नो से प्रभाव का भी पता लगाना चाहते थे, क्योंकि वह एक कम्युनिकेटेड थे, क्योंकि नोवेल्स को पता था कि इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। 2022 में यूक्रेन में रूसी आक्रमण महसूस हुआ और परमाणु चिंता को पुनरुत्थित हुआ और एल्बिन ब्रेड स्क्रिप्ट और भावनात्मक और एक थ्रिलर फिल्म जैसा बताया गया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें लगता है कि नोवेल्स ने ट्रोजन स्टोन के एक बायोपिक में बदल दिया है। ओपनहाइमर नोवेल्स में मार्फी के बीच छठा सहयोग है। मार्फी की प्रमुख भूमिकाओं वाली पहली फिल्म थी। भूमिकाओं को तैयारी के लिए अभिनेताओं ने वह किसी एक अन्य समीक्षा को ओपनहाइमर के जीवन पर अपनी काफ़ी हद तक पढ़ने के रूप में बताया गया और नोस ने इस एक दिन मार्फी को फ़ोन करके ये भूमिका निभाने का अनुरोध किया था और मार्फी ने उत्साहपूर्वक उनकी पेशकश स्वीकार कर ली और उन्होंने नोन की फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए उत्साहित थे। बाद में नोलन मॉर्फिन ने किसी व्यक्ति से मिलने के बाद डेबिट की, जिन्होंने सितंबर 2020 तक अपने होटल के कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ी थी। क्रिस्टोफर प्रिगे ने इतनी गुप्त थी कि कुछ अभिनेताओं को यह पता नहीं था कि वे कौन सी भूमिका निभाने जा रहे हैं जब तक कि उन्होंने साइन नहीं कर लिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और मैट डेन्स और एल्मी ब्रूट ने फिल्म में काम करने के लिए अपने वेतन की कटौती की और अपने सामान्य 10 से 20 मिलियन वेतन के बदले प्रत्येक 4 मिलियन कमाए और नोल ने पॉल टॉम एंडरसन में लिंकन्स विजन 2021 में सफ़ी के निर्देशांक में उनके अनुभव के बारे में पूछने के बाद लेखन निर्देशांक की पेनी सैफी को फिल्म में लिया और डाउन जूनियर ने कहा कि वे ओपनहाइमर उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है।
और इसे शूट किया गया जनवरी 2022 में न्यू मैक्सिको में प्री प्रोडक्शन चल रहा था। वहाँ स्थानीय निवासियों, सैन्य कर्मियों और वैज्ञानिकों की भूमिका निभाने के लिए लोगों की ऑडिशन के लिए सैंता फे और लॉस एलमोस में 2 दिवसीय कास्टिंग कॉल हुई। एक और कास्टिंग कॉल फरवरी में आयोजित की गई और फिल्मांकन फरवरी 2022 के अंत में शुरू हुआ था, जिसमें हैटन वैन हॉर्टन सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम करते हुए नजर आए। कोरी होलमेड ने कहा कि वह मई में एक डेड प्रेत के 3 दिन में एक लिस्ट में रह गया और नॉल्स की सबसे बड़ी बैटन फ्लोस ने भी एक दृश्य फिल्माया था, जिसमें उन्होंने ओपनहाइमर की एक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में एक विस्फोटक में एक युवा महिला की भूमिका निभाई थी। दृश्य को शामिल करने के लिए उनका इरादा ये बताया गया था कि मुद्दे ये भी है कि यदि आप परम विनाशकारी शक्तियाँ बनाते हैं तो उन लोगों को विनाश कर देगी जो आपको निकट और प्रिय है। साथ ही साथ फिल्म IMAX 65 मिमी और 65 मिमी बेड प्रारूप वाली फिल्मों में संयोजित करने का उपयोग किया गया। ये IMAX ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी फिल्म का अनुभव शूट करने वाली फिल्म थी और अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रिस्टन जूनियर इंस्टूफ्रिन और वॉर एडियंस 2 से फिल्मांकन हुआ। फिल्म कैलिफोर्निया में भी हुई शूट और मुख्य रूप से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और बैकन परिसर के आसपास प्रोडक्शन टीम ने बैलेंस न्यू और मैक्सिकन दृश्य फिल्माए थे। साथ ही साथ इसी के साथ जो टेनियंस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की गई मूल सेट की प्रतिकृति थी और फिल्मांकन मई 2022 में पूरा हुआ। फिल्मांकन में टीनिड परमाणु परीक्षण को फिर से अपनाने के लिए कंप्यूटर जूनियर ग्राफिन के उपयोग को छोड़कर वास्तव में विस्फोटकों का उपयोग की शामिल था और गैल्सन पुलिन और एल्यूमिनियम पाउंड और मेंशन का उपयोग करने का एक विशेष सेट बनाया गया। व्यवहारिक प्रभाव के लिए लघु चेतन का उपयोग करते समय फिल्म के विशेष प्रभाव प्रक्षेपण स्कॉट आर और विशेष ने बड़े अचर के रूप में संदेह किया, क्योंकि टीम ने मॉडल को यथासंभव बड़ा बनाने की कोशिश की। फिल्म के 950 के दशक की शैलियों का एक शहर भी माना गया और ओपनहाइमर के मूल केबिन में भी दर्शाई फिल्म थी, जिसमें वाहन कर दिया गया था और कई स्टीव सेट ने भी फिल्मांकन के दौरान ओपनहाइमर के रूप में मॉर्फी के प्रदर्शन को देख कर प्रभावित हुए थे। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान संपादन जेनियल लेम्स द्वारा पूरा किया गया, जिसमें पैलेंटेनियस का संपादन किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ अब इस मूवी के बारे में और डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कि चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर कई कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे। तो सबसे पहले जो आपको कैरेक्टर इसके अंदर एक जैसे मैं लीड में देखने को मिलने वाले हैं, जिनका नाम मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से वो इस मूवी के अंदर मुख्य किरदार में है सिलियन मार्फी। जी हाँ दोस्तों, सिलियन मार्फी का जन्म 25 मई 1976 को हुआ। एक आयरियन अभिनेता है। उन्होंने अपने पेशावर डेब्यू एंड क्लोज के 1986 के नाटक डिस्पोपिक्स और 2001 में इसी नाम के एक स्क्रीनिंग उपांतर से की। उनकी प्रारंभिक उल्लेखन फिल्म क्रेडिट में हॉरर फिल्म 28 डेज लेटर 2002, डार्क कॉमेडी इंटर्नशिप 2003 और थ्रिलर रेड आइज 2005, एशियन युद्ध ड्रामा द विंगडेड शेक द बोल्सन 2006 और थ्रिलर सेंसेज शामिल है 2007। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा ब्रेकफास्ट ऑन ल्यूट और 2005 में ट्रांसजेंडर आयरन महिला की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। साथ ही साथ इनके बारे में तो दोस्तों इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट है वो 14 जुलाई 2023 को एक तरह से इसे रिलीज किया गया था ले ग्राउंड डायरेक्शन में। एक तरह से थिएटर के अंदर इसे पहले रिलीज किया गया था कुछ लोगों, स्पेशल लोगों के लिए, और साथ ही साथ 21 जुलाई 2023 को यानी इस शुक्रवार को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इंडिया के अंदर भी रिलीज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड इसे 21 जुलाई को रिलीज किया जा रहा है और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में भी ये अवेलेबल है। साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है उसकी बात की जाए तो 180 मिनट इसकी कुल लेंथ बताई जा रही है। साथ ही साथ मूवी का जो बजट है वो $100 मिलियन पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इंडिया के अंदर इसकी हाइप बहुत हद तक पहुंच चुकी है और सारे टिकट आप बुक माई शो या किसी भी एक तरह से प्लेटफॉर्म से आप यदि बुक कराते हो तो फुल होने ही वाले हैं तकरीबन
3 से 4 घंटे और बाकी हैं। बाकी हाउसफुल ये मूवी रहने वाली है। साथ ही साथ इसका टीजर या ट्रेलर आपने नहीं देखा हो तो आप यूट्यूब पर जाकर इसे देख सकते हो। तो दोस्तों इसके बारे में हमने अब तक कुछ एक तरह से फैक्ट बताए, डिटेल बताई, और अब इसके बारे में प्री प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से इसे शूट किया गया, सारी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मैं पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया 25 मई 1986 को हुआ और 87 साल इनकी उम्र है। कॉर्क आइलैंड में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ 1986 से इस इंडस्ट्री में एक तरह से काम कर रहे हैं। इनके अवार्डों के बारे में, इनके काम के बारे में पूरी लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। यौवन मैगजीन की पत्नी बनी 2004 में। साथ ही साथ इनके 2 बच्चे भी हैं। मॉर्फी ने 2005 में फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोल्स के साथ सहयोग करना शुरू किया। द डार्क नाइट ट्रिलजी 2005 से 2012 में डॉक्टर जोनाथन क्रेन और स्केयर रोड्स की भूमिका निभाई, और साथ ही साथ इंस्पेक्शन 2010 और डनकर्क 2017 में भी दिखाई दिए। उन्होंने BBC पीरियड ड्रामा सीरीज पिगी ब्लाइंडर्स 2013 से 2022 में टॉम सोल्विंस के रूप में अपनी भूमिकाओं को, और हॉरर सीक्वल्स में ए क्वार्टर प्लेट पार्ट 2 2020 में भी अभिनय के लिए प्रसिद्धि मिली। 2022 में उन्होंने नोल और बेदन ओपनहाइमर और जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के रूप में अभिनय किया। 2011 में मॉर्फी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए आयरन डायमंड थिएटर अवार्ड और वन मैन प्लेस मिस्टर मैन के लिए उत्कृष्ट एवं प्रदर्शन के लिए ड्रामा डेस्क अवार्ड जीता। 2020 में वे आयरिश डायमंड ने उन्हें सबसे महान आयरन फिल्म अभिनेताओं में से एक नाम दिया। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ किस प्रकार से ये स्ट्रगल करते हुए इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े। और तो दोस्तों मॉर्फी का जन्म 25 मई 1976 को हुआ, और साथ ही साथ इसी के साथ ड्रैगन कॉर्क में हुआ। उनकी माँ प्रेमचंद पढ़ाती थी, जबकि उनके पिता ब्रेडन शिक्षा विभाग में काम करते थे। उनके दादा, चाचा और चाची एक शिक्षक थे। उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई पेडी और 2 बहनों सिला और एरिन के साथ कॉर्क ब्रिटेन में हुआ। उन्होंने 10 साल की उम्र में संगीत सीखना और एक तरह से एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उनका पालन पोषण गैरथन में हुआ और उन्होंने शुल्क देने वाले कैथोन माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट ब्रदर्स कॉलेज में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अक्सर मुसीबत में पड़ गए। तभी एक जैसे कभी कभी उन्होंने निलंबित कर दिया गया। उन्होंने अपने चौथे वर्ष में निर्णय लिया और दुर्व्यवहार कर परेशानी के तैयार हुए, जो कि स्कूल के पटकथा का प्रमुख हिस्सा थे। मॉर्फी को प्रदर्शन का पहला संपादक माध्यमिक विद्यालय में मिला, जहां पर वह कोडन थिएटर कंपनी के साथ एक निर्देशक के साथ मिले। साथ ही साथ वो इस इंडस्ट्री में जुड़े और इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे एक तरह से मिलकर उनके साथ काम करने लगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इन्होंने एशियन जेड रिकॉर्ड द्वारा 5 एल्बम सौदे किए। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से कई एल्बमों में जिन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि पीडियन अभी भी एक स्कूल में थे, और साथ ही साथ इसी के साथ उन्हें 2 रिकॉर्ड एल्बम में मॉर्फी की रचनाओं को अधिकार देने के लिए अपना छोटी राशि सहमत नहीं थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मॉर्फी ने 1986 में यूनिवर्सिटी कॉलेज कार के UCF में कानून की पढ़ाई की, लेकिन प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में फेल होने के बाद उन्होंने ये छोड़ दिया, क्योंकि उनकी ऐसा करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। वे न केवल अपने बैंड में व्यस्त थे, बल्कि UCC में काम करने के लिए कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें पता एक तरह से चल गया था कि कानून वह नहीं करे, और जो वह करना चाहते थे किरण द्वारा निर्देशित द एकवर्ड ऑर्जन के साथ। साथ ही साथ प्रोडक्शन को देने के बाद अभिनय में अपनी रुचि बढ़ाने लगे। साथ ही साथ उनकी प्रमुख फिल्में भूमिका
यूसीसी ड्रामा सोसाइटी में सेकंड प्रोडक्शन और ऑप्शन द सन्स ऑफ एसन मार्चिन और ड्रूवन और सॉम्सन में थी, जिसमें आयरन अमेरिकन हास्य अभिनेता और डेस विस्पर ने अभिनय किया था। मार्फिन ने लिटी शॉप ऑफ हॉर्न्स के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई, जिसका प्रदर्शन कॉर्क ऑपरेशन हाउस में किया था। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय उनकी प्राथमिक प्रेरणा अभिनय करियर बनाना नहीं है, बल्कि पार्टियों में जाना और महिलाओं से मिलना था। साथ ही साथ 1986 से 2001 तक मार्फिन ने पैटन गिनेस पर तब तक दबाव डाला जब तक कि उन्होंने कोडेक्स थिएटर कंपनी में ऑडिशन नहीं दिया, और सितंबर 1986 में उन्होंने एडन वॉल्स के डिस्काउंट पिक्स और एक स्थित कौर के किशोर की भूमिका निभाते हुए मंच पर अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की। वॉल्स ने माफी से मुलाकात और उनकी योजनाओं को याद किया, उसके बारे में कुछ कहा और वह विश्वसनीय रूप से रहस्यमय था, और वह वास्तव में उपस्थिति के साथ एक कमरे में चले जाते हैं और एक तरह से आप करते हुए नजर आते हैं। उनका उस खून से कोई लेना देना नहीं था, आंखें जिनके बारे में हर कोई हर समय सोच रहा था। मार्विन ने कहा कि मैं विश्वसनीय रूप से एक तरह से हिंसाकारी और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है कि ये भूमिका के लिए उपयुक्त था, और मूल रूप से कोर्क में 3 सप्ताह तक चलने का इरादा था। डिस्काउंट पिक्स ने 2 साल के लिए पूरे यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। मार्फिन ने विश्वविद्यालय में अपने पैडन दोनों को छोड़ दिया, हालांकि उनका इरादा संगीत वादन में वापस आने का था, लेकिन उनके पहले एजेंट द्वारा डिस्काउंट पिक्स का प्रदर्शन करने के बाद उन्हें प्रतिनिधित्व किया गया और उनका अभिनय करियर आगे बढ़ने लगा। उन्होंने शेक्सपियर के पैच, एड्रो ब्लाउड और नॉर्गिन 1988 और द क्रीटी बॉय ऑन जोनथन एंड द प्रोग्रेस 1999 सहित कई अन्य थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया। ऑन द एज 2001 जैसी सुंदरता फिल्मों में, फिल्नी एंड फैलन 2000 और वॉचमैन 2001 सहित लघु फिल्मों में दिखाई देने लगे। डिस्काउंट पिक्स ने 2001 के लिए फिल्म रूपांतरण के लिए अपनी भूमिका को दोहराया। वे द वे वी लिव नाउन और BBC टेलीविजन मिनी सीरीज रूपांतरण में देखने को मिले। इस अवधि के दौरान वे कोर्क में चले गए और एक तरह से पहले कुछ वर्षों के लिए डैपलिन में स्थानांतरित हुए, फिर 2001 में लंदन चले गए। साथ ही साथ इसी साथ 2002 में मार्फिन ने डेबिन्स के गेट थिएटर में नील ब्यूटन के द शॉप ऑफ थिंग्स के थिएटर प्रोडक्शन में एडम्स के रूप में अभिनय किया, और द आयरन टाइम्स के लिए लिखते हुए पीटन और ट्यू ने मार्फिन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। मार्फिन प्रभावशाली सूक्ष्मता और बुद्धिमत्ता के साथ अपने कैरेक्टर को समापन करती हैं, और डैनी ब्राउन की हॉरर फिल्म 28 डेजी लेड 2002 में मार्फिन को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। उन्होंने महामारी से बचे जिम में पर किरदार निभाया, जो कि लंदन के एक अस्पताल में कोमा में जाने के बाद खुद को उजाड़ सर्विस के बाद दुनिया में अकेला पाकर हैरान था। उन्होंने यह याद किया कि मार्फिन सेट पर कैमरे से थोड़ा दूर देखने की प्रवृत्ति के कारण से सर्विस थी, लेकिन इस बात से वह उत्साहित थी कि उनके पास एक स्वीपिंग थॉट थी, और एनजेड प्रोजन और 2002 के अंत में यूक्रेन में रिलीज हुई 28 डेज लेडन उत्तरी अमेरिका में स्वीपन हिट बनाई गई थी, दुनिया भर में सफल रही, जिसमें मार्फी पहली बार बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने आए। उनके प्रदर्शन ने उन्हें 8वें एम्पायर अवार्ड में सबसे नवगुणीन के लिए नामांकन किया। 2004 में MTV मूवी अवार्ड्स और ब्रेकन मेल पोजिशन के लिए नामांकन किया। फिल्म की सफलता का आश्चर्य व्यक्त करते हुए मार्फिन ने दावा किया कि फिल्म को एक जॉर्बिन या डरावनी फिल्म से कई गहरी एक तरह से मानते हैं, और उनके अमेरिकन दर्शकों ने उनकी सामग्री और हिंसा पर अच्छी प्रतिक्रिया दी। मार्फिन ने कहा कि फिल्म ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आप जॉर्बिन समान देखते हैं, और हम पहले लोग थे जिन्होंने जॉर्बी को एक तरह से दौड़ाया और उसके सब कुछ बदल दिया, और मेरे दिल में इसका एक बहुत ही विशेष स्थान की फिल्म है। 2003 में मार्फिन और एडबिन इंटरनेशनल फेस्टिवल में
केक और द सिंगल्स के एक स्टेज प्रोडक्शन में कॉन्स्टेंटाइन की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वे कॉन्स्टेंटाइन किरदार निभाना चाहते थे क्योंकि एक तरह से किरदार नाटक के मध्य में इस अद्भुत का यात्रा करते हुए नजर आया था। और इंटरमिशन 2003 में मार्फिन ने एक प्यार और सहमति से सुपरमैन एक तरह से सुपरमार्केट स्टोर की भूमिका निभाई, जो कोली पैरमन के साथ बैंक डकैती की साजिश रचता है और एक आयरन बॉक्स ऑफिस इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली आयरन स्वतंत्र फिल्म बन गई। अब तक की द विड डेड शोक द बारबिन 2008 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और साथ ही साथ डैड लेट ने अपने एक तरह से भूमिकाओं के लिए एक तरह से अच्छी एक तरह से कमाई की और इंटर्नशिप में सैड ब्रेक और डेविन सोल पर विचार करते हुए इंटरनेशनल हार्बिन के सारा लेंस के यहाँ पर मार्फिन ने अपनी भूमिकाओं को सहज किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और भी डिटेल में आपको बताता हूँ किस प्रकार से ये एक तरह से मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। सारी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। उनके एक तरह से नाजुक अच्छे लोग ने और उनके अभिनय कौशल ने भी लोगों को उन्हें आयरन लैंड के एक तरह से लगने नेता के रूप में चिन्हित करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन सभी के बारे में और कई अपडेट हैं और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में भी सारी कुछ डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब हम इस कैरेक्टर के बारे में कई डिटेल जान चुके हैं, साथ ही साथ थोड़ी और डिटेल है इसके बाद अगले कैरेक्टर के ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं डिटेल। तो मुख्य रूप से इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ही आपको 1987 में क्विंडो नाम की एक मूवी में देखने को मिली। ये ज़्यादा फेमस नहीं थी। द टेल ऑफ द स्वीट बार्बी ये भी ज़्यादा फेमस नहीं थी। इसके बाद सुब्रोन्स 1999 में, जो कि एक ठीक ठाक मूवी थी। साथ ही साथ एट डेट डोर 1999 में, साथ ही साथ द ट्रेंचियन 1999 में, साथ ही साथ फीलिंग्स एंड द फेल्स 2000 में, ए मैन ऑफ द फ्यू वर्ड्स 2000 के अंदर देखने को मिले, ऑन द एडगिर्स देखने को मिले, साथ ही साथ हाउ हैरी बिकम ए ट्री 2001 में और डिस्क्रो पीगल्स 2001 में, साथ ही साथ वेचर्ड मैन मुख्य रूप से 2001 में, साथ ही साथ 28 डे लेटर्स 2002 में और इंटरमिशन 2002 में, साथ ही साथ गर्ल्स विद ए पेरली अर्निंग 2003 में, साथ ही साथ कोल्ड माउंटेन 2003, जेंडन 2003 और बैटमैन बिगन्स 2005, रेड आइज 2005 और ब्रेकफास्ट ऑन द प्लूट 2005, द सिल्टन सिटी, साथ ही साथ द विंड दैट स्नैक दैट बैडली 2006 में, सनसेंस 2007, वाज द डे डिटेक्टिव्स 2007, साथ ही साथ द डार्क के नाइट। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वेरियड 2008 में, साथ ही साथ पेरियन बाउंटी और साथ ही साथ द वाटर। इन कई मूवीज़ में ये देखने को मिले। पीकॉक 2009, साथ ही साथ लिग्रेस थॉन 2010, साथ ही साथ इन टाइम और साथ ही साथ ब्रोकन 2012 और एल्फोर्ड 2013, साथ ही साथ ट्राफोंड और फ्रॉम द माउंटेन 2014, साथ ही साथ इन द हार्ट ऑफ द सी, साथ ही साथ द पार्टी 2017 और डंक्रीटन 2017, साथ ही साथ एमन्स 2019, साथ ही साथ ऑल ऑफ दिस 100 टाइम, साथ ही साथ ओपनहाइमर जिसके अंदर डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर एक तरह से इसके अंदर आपको देखने को मिले थे, और साथ ही साथ स्मॉल लाइक थिस। तो दोस्तों इसी बीच अब हम बात करने जा रहे हैं ये जो मूवी जिन पर बेस है एक तरह से जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में। तो दोस्तों इनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुआ था और साथ ही साथ 18 फरवरी 1987 को इनका निधन हुआ, यानी एक तरह से डेथ हुई। एक अमेरिकन
सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान फिजिक्स और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लो एम्प्लूस प्रयोगशाला के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले। साथ ही साथ केंद्र संघ थे और पहले परमाणु हथियार बनाने वाले अनुसंधान और विकास उपकरण मैनहट्ट प्रोजेक्ट में आयोजित उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें अक्सर परमाणु बम के जनक के रूप में एक तरह से श्रेय दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये मूवी एक तरह से इतनी वायरल हो रही है। रियल स्टोरी, रियल ह्यूमन पर बेस्ड ये स्टोरी थी। जूलियन रोबन ओपनहाइमर इनका पूरा नाम था और 22 अप्रैल 1904 को इनका जन्म हुआ था। न्यूयॉर्क शहर यूएसए में जन्म हुआ। 18 फरवरी 1987 को एक तरह से इनकी मृत्यु हो गई महज 62 साल के अंदर ही। साथ ही साथ इसी के साथ ब्रिटेन न्यू जर्सी यूएसए में इनका जन्म हुआ था और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में एक एक करके आपके साथ शेयर करता हो। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। न्यूयॉर्क शहर में जर्मन युद्ध परिवार के यहाँ जन्मे ओपनहाइमर ने 1905 में वोर्डन विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1927 में जर्मन और गोटेन विश्वविद्यालय में भौतिकी में PhD की उपलब्धि प्राप्त की। अन्य संस्था तो इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो ये इंग्लिश के साथ इंडिया के अंदर हिंदी के अंदर भी अवेलेबल होने वाली हैं। साथ ही साथ सिर्फ 2D टिकट एक तरह से बचे हैं, बाकी 3D सोल्ड आउट हो चुके हैं अब तक। साथ ही साथ आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आप बुक माई शो पर जाकर इसे देख सकते हो कि टिकट बाकी है या नहीं। हमारे इस जगह पर लोकेशन पर तो फुल हो चुके हैं, सारे के सारे टिकट जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर OTT प्लेटफॉर्म की मूवी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, डिटेल और इनसे जुड़ी हुए फैक्ट अपडेट लाते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको किसी भी मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो 90s की हो, चाहे 2023 या 24 में रिलीज़ होने वाली हो, उनकी अपडेट, साथ ही साथ पिछली मूवीज़ जो आ चुकी है उनकी एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, सारी कुछ डिटेल हम लाते रहते हैं। तो ऐसे ही कंटेंट की वीडियो यदि आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपकी जो इच्छा हो, जो मूवी आप एक तरह से पसंद करते हो, जिसकी आपको एक्सप्लेनेशन या डिटेल या अपडेट कुछ भी चाहिए हो, आप सीधा सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उस सीरीज या मूवी का नाम लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अपकमिंग अब इसी के साथ आपको 2 और मूवीज़ देखने को मिलने वाली है, उसकी भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाला हो। साथ ही साथ दोस्तों अब इसके बारे में अब हम इसके जो कास्टिंग है उनके बारे में डिटेल एक एक कर जानते हैं। गाँव में शोध के बाद वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रोग्राम में भौतिक विज्ञान में शामिल हो गए, जहाँ वह 1963 में पूर्ण प्रोफेसर बन गए और उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें क्वांटम यांत्रिकी और परमाणु भौतिकी जैसी वर्णन ओपनहाइमर शीर्ष उपलब्ध शामिल थी और वर्णीय तरंग उपयोग के लिए पसंद थी और इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर काम करे और प्रोटॉन परमाणु संलग्न में ओपनहाइमर लेंस प्रक्रिया और क्वांटम ट्रेनिंग की पहली भविष्यवाणी थी। अपने छात्रों के साथ उन्होंने न्यूटन एक से सितारों और ब्लैक होल्स के सिद्धांत व क्वांट क्षेत्र सिद्धांत और परमिडियन किरणों की बातचीत के लिए भी योगदान दिया। 1972 में ओपनहाइमर को मेनस्टाइन परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक भर्ती किया गया और 1993 में उन्होंने यू मैक्रीन में परियोजनाओं और लोफ एल्पियंस प्रयोगशालाओं में निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने जर्मन परमाणु एक हथियार पर कार्यक्रम की शुरुआत के 4 साल बाद परमाणु हथियार विकसित करने पर काम सौंपा गया और उनका नेतृत्व और मनोवैज्ञानिक की विशेष परियोजनाओं की सफलता की सहायता थी। 16 जुलाई 1945 को वह परमाणु बम के T10 परीक्षण में उपलब्ध थे और अगस्त 1994 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम से हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि शस्त्र संघ परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग है। 1987 में ओपनहाइमर ब्रिटेन जो जर्मनी इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन स्टैंड के निदेशक बने और वह निर्माता संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा प्रयोग की प्रभावशाली सामान्य सहकार समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने परमाणु प्रसार और सोवियत संघ के परमाणु हथियारों को होड़ को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण
की पैरवी की और उन्होंने एक पक्ष में 1950 में की सरकार से बहस के दौरान हाइड्रोजन बम के विकास का एक तरह से विरोध किया और बाद में उन्होंने रक्षा संधि मुद्दों पर रख अपनाव किया और अमेरिका सरकार गोटन बैन पर गुस्सा बढ़ गया और दूसरे रेडिस्कन के दौरान 1985 की सुरक्षा सुनवाई के बाद उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव में ढंग से हटाकर उन्हें भौतिक व्याख्या देने लिखने और काम पर रखा गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो जे रोबन ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। एला एक चित्रकार और जूलियन शार्बिट ओपनहाइमर के यहाँ एक सफल का कपड़ा आयतन थे। उनके पिता जूलियस का जन्म हाउनस में हुआ था जो कि उस समय प्रशिक्षित साम्राज्य के हेसन नाउस प्रांत का हिस्सा थे और 1988 में एक किशोर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए थे। उनके पास बहुत कम संसाधन थे और कई परेशानी थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि स्नातक की उपलब्धि नहीं की और कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। साथ ही साथ इसी के साथ मैनहट्टन के पास 1985 में रिवर ड्राइव की 11वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट में चले गए जहां पर एल्सियन हैवली और टाइमन हाउस के साथ गए। साथ ही साथ रोबन का एक छोटा भाई फ्रेगर था जो कि एक भौतिक वैज्ञानिक बनना चाहता था। ओपनहाइमर के प्रारंभिक स्कूल वर्डेन ब्रेटन स्कूल में हुआ और साथ ही साथ दोस्तों और भी कई इनकी एक तरह से स्ट्रगल थी और आज इन्हीं पर ये बेस मूवी आपको देखने को मिली हैं। तो दोस्तों अब हम इस मूवी के एक कैरेक्टर के बारे में भी जान चुके हैं और जिन पर बेस थी जो साइंटिस्ट थे ओपनहाइमर उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। अब अगले कैरेक्टर जिनका एक तरह से कैरेक्टर आपको देखने को मिला है एमिली ओलिवियन ओरा ब्लड इनका नाम है। 30 फरवरी 1983 को एक ब्रिटेन अभिनेत्री हैं। वह 3 ब्रिटेन अकादमिक फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड समेत कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। बोरबन मैंने उन्हें 2020 में दुनिया में सबसे अधिक एक तरह से चार्ज करने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थान दिया था। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो एमी ओलिवियंस लारा ब्यूट इनका नाम है। 30 फरवरी 1983 को इनका जन्म हुआ और उम्र इनके लगभग 40 साल है। लंदन इंग्लैंड में हुआ। यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ मुख्य रूप से एक अभिनेत्री हैं और 2001 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जॉन क्रूशन 2010 में इनकी पत्नी बनी और इनकी मुख्य रूप से ब्लेटन ने अपने अभिनय की दोस्तों इनकी शादी हुई और ये पत्नी बनी जॉनसन क्रिशन की। रूडन ने अपने अभिनय की शुरुआत 2001 में दारोए एक कैम्ब्रियन स्टेज प्रोडक्शन से की और टेलीविजन मिनी सीरीज हेनरी फिफ्थ 2003 में कैथिन हॉर्बर्न की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत नाटक माई समर ऑफ लव 2004 से की और ब्लड सफल 2006 में टेलीविजन फिल्म गिलियंस डॉल्स और कॉमेडी ड्रामा फिल्म द डेविन ब्रिज प्राण में उनकी भूमिकाओं से मिली। पूर्व में उन्होंने सबसे सहायक अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिलवाया। तो दोस्तों आगे डिटेल जानने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा यदि वीडियो पसंद आ रही है हमको हमारी तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ एक और नई मूवी आई है आज ही के दिन, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अपकमिंग कुछ ही घंटों में आपको वो वीडियो देखने को मिलने वाली है। ब्लेडन ने अपनी अभिनय की शुरुआत 2001 में द रॉयल कैलिफोर्निया में स्टेज प्रोडक्शन से की और टेलीविजन मिनी सीरीज हेनरी फिफ्थ सिक्स्थ और 2003 में कैथिन हॉलीवुड की भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत शादी साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई डिटेल हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों अब हम एक और अगले जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है मैथ्यू पैडो डेमन। 8 अक्टूबर 1970 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, फिल्म निर्माता हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी है। फोर्ब्स के सबसे बैक योग्य सितारे में सुगर जिन फिल्मों में वे दिखाई दिए उन्होंने उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर सामूहिक रूप से 3.88 बिलियन से भी अधिक की कमाई की।
जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में एक बन गए हैं। उन्हें एक एकाडमी पुरस्कार और इसी के साथ 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए हैं। 3 ब्रिटेन एकाडमी पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं और एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए इन्हें नामांकित किया गया है। साथ ही साथ मैथ्यू पैगोडामस इनका नाम है। 8 अक्टूबर 1970 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ 52 साल इनकी उम्र है कुल, और क्रोबिज मेशन यूएसए में जन्म हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक तरह से मुख्य रूप से जन्मे। साथ ही ये यानी एक तरह से और दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से ये अभिनेता है, फिल्म निर्माता है, स्क्रिप्ट राइटर है। इस इंडस्ट्री में 1987 से वर्तमान तक जुड़े हुए हैं। लुसियन भूषण बोरियन इनके जीवन साथी हैं। डेमस ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म मिस्टिंग पिजन 1988 से की। उन्होंने 1987 में प्रसिद्ध मिली, तब वह मुख्य रूप से एक अभिनेता के रूप में उभरे, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा, एकाडमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब जीता। उन्होंने एक रूप से एक बॉन्ड फ्रेंचाइजी और जैन 2002 से 2007 से 2016 और ओशन ट्रैम्बलोज 2001 से 2007 में कॉन मैन सिविलियंस और के रूप में अभिनय करके खुद को एक ग्रहणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। डेमन का अन्य उल्लेखन प्रदर्शन सेविंग प्राइवेट रशियन में था 1988 में और सीरियन 2005 में, द डिपार्टेड 2006, साथ ही साथ पोर्टन वी फेरेंस 2019, साथ ही साथ द मार्टिन 2015 और मंगल ग्रह पर फंसे कुछ अंतरिक्ष यात्रियों की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया। टेलीविज़न पर डेमन ने HBO की बायोपिक बिहाइंड द कैडियस 2013 में स्कॉट थॉमस की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन किया। उन्होंने 2011 में 30 रोल्स और 2019 में सैटरडे नाइट लाइव एक्शन में के अतिरिक्त भूमिका निभाई। उन्होंने रियलिटी श्रृंखला प्रोजेक्ट के ग्रे नाइट 2001 से 2015 के साथ फिल्म फ्रेंचाइजी बैन द बिशन 2016 का भी निर्माण किया। डिज्नी ने एनिमेटेड और डॉक्यूमेंट्री दोनों फिल्मों में और साथ ही साथ ओवर का काम किया है, जिनमें एप्लेक्स के साथ 2 प्रोडक्शन कंपनियों की स्थापना भी की है। साथ ही साथ फ्रांसीसी फाउंडेशन सहित कई संगठनों के लिए धार्मिक कार्यों के अंदर भी आगे आते हुए देखने को मिले हैं और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को आप दबा कर लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेमन का जन्म 8 अक्टूबर 1970 को कैम्ब्रिज मैनचेस्टर में हुआ। वह केटन टैप बैंड 1992 से 2017 तक एक स्कॉट ब्रेक में नीनिन कोशन पैग और 1986 जो कि लीशन विश्वविद्यालय में प्रारंभिक 55 की शिक्षक प्रोफेसर थी। उनके पिता अंग्रेजी और स्कॉट वंश के थे, जबकि उनकी मां एक पिंसी और स्टीवन वंश की थी। उनके पारिवारिक उपनाम को पंजारी से बदलकर पैंगन कर दिया गया था। डेमन उनका परिवार 2 साल के लिए अपने माता पिता से तलाक हो गया होने के बाद उनके भाई और अपनी मां के साथ केजन लौट आए। डेनन ने क्रेजी एल्ट्रोड स्कूल और क्रेजी लीडोड और लेट स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे एक छात्र थे। उन्होंने हाई स्कूल स्टीमिंग प्रिस्टन में अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल एक तरह से भी प्रोवाइड नहीं है। साथ ही साथ इनके बारे में अब पर्सनल डिटेल बताता हूँ मैं आपको। अप्रैल 2003 में म्यूज ने फिल्म स्टार ऑन यू की शूटिंग के दौरान डेमन की मुलाकात अपनी एक तरह से जीवन साथी से हुई, जो कि एक तरह से अभी इनकी पत्नी है। सितंबर 2005 में उनकी सगाई हुई और साथ ही साथ 9 दिसंबर 2005 को मैनहट्टन मेरियन म्यूज में एक निजी नागरिक समारोह में उन्होंने शादी कर ली। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनका नाम जून 2006 और अगस्त 2008 में एक तरह से पुरजी जॉन रखा गया और जॉन की पिछली शादी से उनकी एक सौतीली बेटी एल्कोस बोरन्स है। ये जोड़ा मियासी और न्यूयॉर्क शहर में रह चुका है और 2012 में लॉस एंजलिस के पेल्पियन पोडियंस में रहते हैं। 2018 में डेमस ने न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन हाइट एंड पड़ोसी में $16.5 मिलियन में एक लग्जरी पेड़ हाउस खरीदा और वह ब्रैडन रेड सोक्शन के प्रशंसक हैं।
टीम द्वारा 2007 में वर्ल्ड सीरीज जीतने के बाद उन्होंने कार्यक्रम में शानदार डीवीडी रिलीज की और अक्टूबर और सितंबर 2017 में डेमस ने एक सूखियाँ बटोरी जहां पर उन्होंने यौन उत्पीड़नीय दुर्व्यवहार के खिलाफ मी टू आंदोलन में संबंध में एक तरह से पोस्ट की टिप्पणी की। साथ ही साथ 10 अक्टूबर को द न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व रिपोर्टर सोरेन वेक्सन ने उल्लेख किया कि डेमन और एशियन को मैक्सिमस इटली के प्रमुख फेब्रिस लोटन की पुष्टि के लिए उन्होंने सीधे फ़ोन किया और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लैम्बोर्ड पर यूरोप में हेरोइन ग्रीस के यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं का बढ़ावा देने का संदेश जताया। साथ ही साथ इसके अलावा इस दौरान डेमस ने कहा कि उन्होंने बेन एफ्लेक से एक कहानी सुनी थी कि उनके एक फीचर फिल्म में सहमत गौतम प्लेट को 1986 में फैशन द्वारा प्रशंसा की गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसे इसे संभाल लिया था, लेकिन क्योंकि वह एक साथ काम करना जारी रखते थे तो वैसे ने उनके साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। दिसंबर 2017 के दौरान समीक्षाओं की अन्य श्रृंखला में डेमन यौन दुर्व्यवहार के सामने व्यवहार के साथ आंदोलन में खड़े हुए। मार्च 2018 में डेमन और एप्लोन ने घोषणा की कि वह अपनी कंपनी पाल स्टेट के माध्यम से अपने सभी भविष्य के उत्पादन शोधों को संवेदनशील समझौते को अपनाएंगे। दिसंबर 2006 में क्रिस मैथ्यूज के साथ हार्ड वुल्स पर इकरार युद्ध पर खर्चा करते हुए डेमस ने युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। डेमन डेमोक्रेट पार्टी के समर्थन है और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई गंभीर मामले किए हैं। हालांकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बर्बर ओवन की नीति पर निराशा की व्यक्त की गई और ओम्बाला प्रशासन के साथ कामकाजी रिश्ता था। 2010 में डेमस ने 2000 के दशक के उत्तरी ध्रुव के वितरण संकट में वितरित विन्यास द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के बारे में डॉक्टर फिल्म्स सनसाइड जॉब सुनाई। साथ ही साथ 2012 में डेमन डॉस्कोड सीनेट के उम्मीदवार एल ब्रेज ओर्जन के साथ एक धन संचालक की मेज़बानी में बेन स्पेस और जॉन क्रूसन के साथ शामिल हुए। डेमन ने 2016 के राष्ट्रीय चुनाव में लेरी क्रूट का समर्थन किया। मुख्य रूप से अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो एक अभिनेता और निर्माता के रूप में अपने भूमिकाओं के लिए पुरस्कार के अलावा डेमन ने 25 जुलाई 2007 को हॉलीवुड वॉल ऑफ फेम्स में स्टार पाने वाले 234वें व्यक्ति बन गए। उन्होंने पुरस्कार का प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मेरा जीवन सब कुछ एक जैसे यही है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं एक जैसे सारी डिटेल आपको बता ही चुका हूँ और इनकी मूवीज़ के बारे में भी अपडेट मैंने बता ही दी हैं। अब अगले जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं, जिनका नाम है एक तरह से जोश हार्मिथ। इनका पूरा नाम जूसाउ डेनियन हार्नेट है। मुख्य रूप से 21 जुलाई 1988 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता और निर्माता है। वह पहली बार 1987 में अपनी अपराध ड्रामा टेलीविज़न श्रृंखला क्रेकर में माइकल फील्डग्रोस की भूमिकाओं के लिए ध्यान में आए। उन्होंने 1988 में स्लेक्स फिल्म हॉलवेन एच 2000 एनफेटेड में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। द कैफलीट 1988 और ड्रामा द वर्जिन सोसाइटी 1999 जैसी फिल्मों में भूमिका निभाई। हॉटनेट ने युद्ध फिल्म पाल हार्बर ड्रा और युद्ध फिल्म ब्लैक होल टाउन 2001 और रोमांटिक कॉमेडी सीरीज चूज डैंड में एंड 40 नाइट 2002 में क्राइम थ्रिलर में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। लकी नंबर स्पेस 2006 और अन्य फिल्में थी। मुख्य रूप से जूसाउ डेमिन हार्नेट के बारे में बात की जाए तो 21 जुलाई 1998 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र 35 साल है। सेट लॉस मिन्सोनियन यूएसए में हुआ और साथ ही साथ मुख्य रूप से ये अभिनेता हैं, निर्माता हैं और इस इंडस्ट्री में 1987 से वर्तमान तक जुड़े हुए हैं। तार्मिंग एयरटेन एम 2001 में 21 में इनकी जीवन साथी बनी। इन्होंने नियोनोस क्राइम थ्रिलर द ब्लेड हार्डली 2006 में अभिनय किया। इसके बाद वह नाटक डिस्क्रोड में चैंप 2007 में ग्राफिक उपन्यास आधारित वैम्पायर हॉरर फिल्म थर्ड डेज ऑन नाइट 2007 और वायुमंडल नवनोरियन थिएटर आई कम विद द रेल 2009 में दिखाई दिए। 2014 से 2016 तक उन्होंने हॉरर टीवी श्रृंखला
पेनी ड्रेडनवुड में एन ब्रॉड के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने फ्रैग्रिस टेंशन पुस्तक के लिए नामांकन किया गया। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो हार्टनेट का जन्म वेस्ट पोलीमेंसन में हुआ और साथ ही साथ हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ स्रोत गलती से सेन फ्रोथिन का एक तरह से हवाला देते हैं, लेकिन डेनी थॉमडेन और हॉर्नेट ने और वेंटी एन के बेटे उनका पालन पोषण करके पिता एक बिल्डिंग मैनेजर और एक एलग्रिड के पूर्व गार्डियन उनकी सौतेली मामूलन के कलाकार ने किया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता ही दी और इनकी पर्सनल डिटेल मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। हॉर्नेट ने 2012 में अंग्रेजी अभिनेता थॉमसन आर्टन के साथ रिश्ता शुरू किया। उनकी एक बेटी 2015 में हुई, दूसरा बच्चा 2017 में और तीसरा 2019 में। 2022 में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने नवंबर 2001 में ऑर्टन से शादी कर ली है। साथ ही साथ प्रसिद्धि के बारे में हॉर्टन ने कहा कि मुझे पता है कि उन्हें पूरी दुनिया में रहना कैसा होता है और साथ ही साथ 15 महीने का ब्रेक लेते हुए वास्तव में यह सोचकर थोड़ा कम बिताया है। फिल्मोग्राफी के बारे में इनके बारे में बात करते हैं। 1988 में हेलबोर्न एच 20 ईयर लेटर और साथ ही साथ 1988 में द फोकलोटिस और द वेरगन 1999 2000 में हैरी ऑन द अर्थ, साथ ही साथ ब्लैक हॉवन डाउन 2001, ब्लोवन ब्री, साथ ही साथ प्राइवल हॉर्बन 2001, साथ ही साथ टाउन एज कंट्री और साथ ही साथ हॉलीवुड होमक्रेड, साथ ही साथ मोजन एंड द वर्ल्ड सिन सिटी, स्टोरीज ऑफ द लॉस्ट साउंड्स 2005, साथ ही साथ अगस्त 2008 के अंदर मूवी में देखने को मिली द लवर्स 2013, पार्टी पर बिलिंग्स 2014, ओ लूसी 2017, 6 बैली मैरी ऑन द माउंटेन 2017, साथ ही साथ सी मिसिंग 2019, साथ ही साथ हाल ही में इनकी 2023 के अंदर एक मूवी आई है ऑपरेशन फोर्टन रस बी ग्रेट, साथ ही साथ ओपनहाइमर के अंदर ये इंड्रेस लेबरिंस के रोल के अंदर देखने को मिली हैं और साथ ही साथ द लॉन्ग होम इनकी अपकमिंग मूवी है। इसकी रिलीजिंग डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है, जैसे ही आती हैं मैं बता देता हूँ इनकी अपकमिंग मूवीज़ की एक तरह से। साथ ही साथ इसी के साथ टेलीविजन में क्रैकर्स के अंदर सबसे पहले 1997 से 1999 तक, टी टैक्स 2008 में, पेनी ड्रेडफुल 2014 से 16 तक के, साथ ही साथ ड्रू की स्टे 2015, साथ ही साथ डी हार्टन 2020, साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑल द ब्रूटिन 2021, साथ ही साथ द पेरिन इंडेक्स 2012, ब्लैक मिरर 2023, साथ ही साथ रेनीमैन 2008 में देखने को मिली। साथ ही साथ म्यूजिक वीडियो भी कई किए इन्होंने, अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन इन्हें कई बार किया गया। 2010 वॉन इंक्रीज इंटरनेशनल आर्ट अकेडमी एक्टिंग अवार्ड मिला इन्हें। साथ ही साथ सोफेस्ट एवरेन मेल स्टार ऑफ टुमारो अवार्ड 2002 में। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। साथ ही साथ अब फोल्डर्स बूथ का जन्म 3 जनवरी 1986 को हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है, उन्होंने 2014 में ड्रामा फिल्म द पॉलगिंग से अभिनय करने की शुरुआत की। पुल ने 2016 में सर्वश्रेष्ठ नाटक लेडी मैकबेथ में एक युवा दुल्हन के रूप में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की और ब्रिटेन इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड जीता और लघु श्रृंखला द लिटिल ड्रामा गर्ल्स 2018 में अभिनय के लिए प्रशंसा प्राप्त की। 3 जनवरी 1966 को इनका जन्म हुआ था और इनकी उम्र 27 साल है। फॉक्सफोर्ड इंग्लैंड में मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं और 2014 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। क्रूद और अंतर्राष्ट्रीय सफलता 2019 में जीवन रेखा फिल्म फाइटिंग विद माई फैशन में भूषण एल्बर्ट के साथ की। 2021 में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुपर हीरो फिल्म ब्लैक विंडो और डिज्नी प्लस मिनी सीरीज हॉक आइन में येल्थन बोर्डन के रूप में अभिनय किया और अगले वर्ष वह उन्होंने थ्रिलर डोमेन वेरी डार्गिन में ड्रामा द वार्डन में अभिनय किया और एनिमेटेड फिल्म पून इन ब्यूटी में द लास्ट विशेष में गोल्डन लॉक्स की आवाज़ दी। ओपनहाइमर 2030 में जीन
टेक्लोस की भूमिकाओं में देखने को मिली है। साथ ही साथ इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो फोल्डेस लघु का जन्म 3 जनवरी 1966 को फोक्सवेड में हुआ था और नेथन डेविन और रेतानी मालिकी क्विंटमपूथ के घर पर उनके 3 भाई बहन हैं, अभिनेता, संगीतकार और टोनी सर्विस अभिनेता। साथ ही साथ वह बचपन में टोल्विन म्यूज से पीड़ित थी, जिसके कारण बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। 6 साल की उम्र में वह पुलिस ने एक स्कूल नेटियन प्लेस में मेरीज की भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ वो अभिनय में जुड़ने का फैसला कर चुकी थी। साथ ही साथ इनकी मूवीज़ के बारे में बात की जाए, फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो द फेलिंग इनकी सबसे पहले 2014 में मूवी आई। साथ ही साथ द पेरेडाइज लॉस्ट 2015, लेडी मैकबेथ 2016, साथ ही साथ आउटवर्ड किंग और मेलवोल्ट 2018, लेडी लेवी लार्टी 2018 और फिटिंग विद माय फैमिली, साथ ही साथ मॉर्स और लिटिल वुमेन 2019 और फादर ऑफ द बर्ड पार्ट 3 में भी 2020 में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिकाएं निभाई। प्यूजी इन द पॉट्स द लास्ट विश 2022 में, एक गुड पर्सन 2023 में और ओपनहाइमर में जेम टॉलकेंट के रूप में आपको 2023 में देखने को मिले हैं। और डॉन पार्ट 2, जी हाँ दोस्तों, ये भी अपकमिंग मूवीज़ है, इसकी अपडेट भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड है और आप जाकर उसे देख सकते हो। ये आपको 3 नवंबर 2023 को वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ वी लाइव इन द टाइम, ये अपकमिंग इनकी एक और मूवी है। दोनों की अपडेट हमने बता दी हैं कि कब तक ये देखने को मिलेगी। दूसरे वाली भी कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, और यदि आप तकरीबन इस वीडियो को 2 से 3 घंटे बाद देख रहे हो तो आप जाकर तुरंत इसे बुक करा सकते हो, क्योंकि उसके बाद जितने भी टिकट है वो सोल्ड आउट होने वाला है। कुछ ही लोकेशनों पर टिकट बाकी है, न्यूज़ चैनलों पर आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही एक तरह से क्रेज बनाती हुई ये मूवी नज़र आ रही है। साथ ही साथ हिंदी के अंदर अवेलेबल है, आपके नज़दीकी सिनेमाघर में जाकर आप इसे देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में डिटेल जानी, इसका रिव्यू क्या, फैक्ट, डिटेल, अपडेट, यानी टोटल मिलाकर जितनी भी डिटेल थी सारी कुछ आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।